जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं सफल 2.0 के लेक्चर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में। दोस्त लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स किया था बहुत बेहतरीन तरीके से। सर बहुत बेहतरीन तरीका क्या था उसमें? सर हमने जब इशू किया था डिवेंचर्स को तो हमने ये समझा था कि डिवेंचर लमसम में भी इशू होते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी इशू होते हैं। सर मतलब पैसा एक बार में भी आता है और धीरे धीरे भी आता है, और पैसा जब एक बार में आए या धीरे धीरे आए, डिवेंचर पार पर इशू हो सकते हैं, पार पर रिडीम भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, रिडीम पार पर या प्रीमियम पर हो सकते हैं, या फिर सर प्रीमियम पर इशू होकर रिडेम्पशन पार पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। 6 डिफरेंट केसेस से मैंने आपको कराया था कि सर किस तरह डिवेंचर इशू होता है पार पर, रिडीम पार पर या प्रीमियम पर, इशू होता है डिस्काउंट पर, रिडीम पार पर या प्रीमियम पर, और इशू होता है प्रीमियम पर, रिडीम पार पर या प्रीमियम पर। इसके अलावा दोस्त डिवेंचर वेंडर को इशू कर सकते हो आप, कैश में इशू कर सकते हो आप, या फिर लमसम में, लमसम बोल रहा हूं, लमसम तो ऑलरेडी हो चुका है, या फिर आप कोलेट्रल सिक्योरिटी पर डिवेंचर को रख सकते हो। सर कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? सर जब हम डिवेंचर फर्जी वाले में देते हैं, उन पर कोई ब्याज नहीं देनी होती, उन डिवेंचर्स को हम शो भी नहीं करते अपने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, बट वो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी जाते हैं हमारे पास। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा सर डिवेंचर जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट लेते हैं हमसे, उसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। यानी जो इंटरेस्ट भी है पूरे डिवेंचर में सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज फेस वैल्यू थी। बस कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक में हमने जो बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इशू प्राइस से डिवाइड किया जाता है तब नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड निकाले जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके 12th क्लास में भी आते हैं और सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट दोस्त यहां पर हमने बात जो इंपॉर्टेंट करी थी वो ये कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर जैसी जो चीज है जिसकी वजह से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट किया जाता है या अराइज होता है, उसको दोस्त हम लोगों ने क्रेडिट किया था लास्ट वीडियो में। अगर वो डिवेंचर जिंदा है उसे आप रिडीम करोगे आज तो प्रीमियम उसको आज डेबिट करना पड़ेगा, उस प्रीमियम को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? डेबिट करना पड़ेगा। सर आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सर रिडेम्पशन और डिवेंचर क्या होता है, सबसे पहले बिना उसके जाने हम कि वो कौन है, क्या है, तू कौन है, तेरा नाम क्या, ठीक है, रिडेम्पशन होने वाले अपना बता, सलाम क्या। चलिए सर मीनिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि डिवेंचर के सोर्सेस और मेथड्स क्या हैं। डिवेंचर के सोर्सेस और मेथड्स क्या हैं? मतलब डिवेंचर को हम खुद से अपने ओपन मार्केट से खरीद लें या हमने 10 साल पहले उन्हें एक वादा किया था कि सर हम आपको रिडीम करेंगे एक समय से, इस तरह से हम डिवेंचर को रिडीम करने की एंट्रीज पढ़ेंगे। इसके अलावा सर यहां पर हम देखेंगे डीआरआर और डीआरआई जैसी चीज कैसे बनती है, कब बनती है, कौन सी कंपनीज को बनानी होती है और कौन सी कंपनीज को नहीं बनानी होती है। और लास्ट जाते जाते मैचिंग एंड एमसीक्यूज, जिसके बिना हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा है वो सही होगा या नहीं। चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले सर मीनिंग की बात करूं तो रिडेम्पशन और डिवेंचर मीन रीपेमेंट, मतलब रिडेम्पशन और कुछ भी नहीं, खत्म कर रहे हैं हम क्या, अपनी एक लायबिलिटी को जो कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग में पड़ी है, इतने सालों से पर मंथ पर ईयर उस पर ब्याज हमको पे करनी पड़ रही है, इंटरेस्ट हमको पे करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से टैक्स का बेनिफिट वगैरह मिलता है जो हमने बिजनेस फाइनेंस में पढ़ रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रखा। बट अब हम इन डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहते हैं क्योंकि ये बाहर वाले हैं, ये घर वाले नहीं, जिंदगी भर तक हमारे साथ रहेंगे। इनमें से कुछ घर वाले होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स टाइप के जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स टाइप के जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हमें कभी पैसा लौटाना नहीं होता, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। बट रिडीमेबल डिवेंचर्स की अगर मैं बात करूं, जो डिवेंचर रिडीम होने हैं, जो डिवेंचर जिनका पेमेंट मुझे वापस करना है, वो डिवेंचर दोस्ती वाले होते हैं। इन अदर वर्ड्स रिडेम्पशन रेफर्स टू डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स बाय रीपेइंग द ड्यू अमाउंट। यानी जिस डिवेंचर्स को आपने अब तक क्रेडिट होता हुआ देखा था जर्नल एंट्री के टाइम पर, जिस डिवेंचर को आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो कर रखा था ये मुझे इसका पैसा वापस करना है, वो डिवेंचर आज रिडीम होने हैं दोस्त, वो डिवेंचर आज रिडीम होने हैं, तो इन डिवेंचर्स को आज डेबिट किया जाएगा। जिस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर्स को आप अब तक क्रेडिट करते हुए चले हो,
आज उस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को आपको डेबिट करना पड़ेगा। वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है जब वो लॉस बनकर आपके सामने खड़ा हो गया है, उसे डेबिट कर खत्म करो। बहुत बढ़िया। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन आर स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये सभी बातें इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के टाइम पर ही क्लियर हो जाती हैं कि हम डिवेंचर को रिडीम किस तरह करेंगे, कौन से मोड से करेंगे, हम डिवेंचर को प्रीमियम देंगे या पार पर रिडीम करेंगे, सारी बातें। इसलिए हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के टाइम पर लॉस और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को पहले से ही लॉस बुक कर चलते थे। क्लियर सर जी। The terms of redemption are also clearly stated in the debenture certificate। जो डिवेंचर सर्टिफिकेट मिलता है डिवेंचर होल्डर को, जो कंपनी कॉमन सील लगाकर देती है कि भैया ये तुम्हारा डिवेंचर है, 8% डिवेंचर्स नाम है इसका, 8% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगी जिंदगी भर तक, जब तक डिवेंचर आपके पास है या जब तक हम इन्हें रिडीम नहीं कर देते। द रिडेम्पशन इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड इशू। इशू के टाइम पर ही सारी बातें क्लियर, मतलब किसी से दोस्ती तोड़नी एक जमाने में तो करने से पहले ही बता दो भैया हम तुम्हारे साल तक इतने साल तक हैं तुम्हारे साथ, ये बेनिफिट देंगे हम तुम्हें। क्लियर है दोस्त। चलो, डिवेंचर सर्टिफिकेट वही होता है जो बेटा डिवेंचर होल्डर के पास एक पन्ना होता है, पेज होता है। चलो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इस पर बेटा एक थ्योरी एमसीक्यू आ जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों को सोर्स में और मेथड्स में कंफ्यूजन हो जाता है। सोर्स का मतलब कहां से पैसा आएगा तो डिवेंचर रिडीम किया जाएगा, मैं कहां से पैसा लाऊं तो डिवेंचर को रिडीम कर जाऊं। तो सोर्स के लिए सर या तो आउट ऑफ कैपिटल, यानी आप कोई इशू कर दो कैपिटल को, उस कैपिटल से पैसा मंगा लो और डिवेंचर को रिडीम कर दो, यानी इसकी टोपी उसके सर। और ये टोपी बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अच्छी होती है, इससे शेयर होल्डर को बुरा नहीं लगता। दूसरा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे प्रॉफिट पड़े हैं, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं कर सकते बेटा। वो प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर्स को राइट ऑफ करवा सकता है, बट इसके अंदर इतना दम नहीं कि वो डिवेंचर को रिडीम करा दे। वो डिविडेंड नहीं बांट सकता अपने शेयर होल्डर्स को, तो डिवेंचर को क्यों रिडीम कराएगा। वो 5 स्पेसिफिक चीजों में ही यूज हो सकता है जो मैंने बता रखी थी इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पर। सर वो 5 स्पेसिफिक स्पेशल चीजें क्या थी सर? राइट ऑफ करना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को, अंडरराइटिंग कमीशन को, बाईबैक करना और बोनस शेयर देना, ये सारे काम कर सकता है प्रीमियम, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, मिला जुला के मिक्सिंग कर, यानी कुछ पैसा कैपिटल से मंगा लो, कुछ प्रॉफिट से बांट दो। सर ऐसा अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि यहां पर बेटा डीआरआर बनाने के पीछे कंडीशन है इसकी कि डीआरआर एक केस में 10% से बनेगा और एक केस में 100% से बनेगा। कब, क्या, कैसे, देखते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, जब डिवेंचर रिडीम होगा कैपिटल से। व्हेन नो प्रॉफिट्स आर सेट असाइड, जब आपके पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है और आप डिवेंचर को रिडीम करने की इच्छा जता बैठे हो, तो इट इज कॉल्ड डिवेंचर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसको बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। इट इज डिवेंचर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, इट इज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब है डिवेंचर को रिडीम करना पड़ेगा हमें कैपिटल में से। चलो, इन सच अ केस प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बहुत बढ़िया। इन व्यू ऑफ सेक्शन 71(4) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कुछ भी याद नहीं रखना सेक्शन, ऐसे भी क्या कहती है हमसे, ये बोलती है भैया अकाउंटिंग कैसे होती है, डीआरआर क्यों बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है। इन्होंने बोला सर लिस्टेड कंपनीज जितनी होती हैं उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? आप गूगल पर किसी कंपनी का शेयर प्राइस डालो, विप्रो का, ठीक है, रामा न्यूज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इन सबके आप डालोगे लिस्टेड कंपनीज में आती है। ऑल्दो एचडीएफसी बैंकिंग कंपनी के नाम से जानी जाती है, मानी जाती है, बट ये सभी कंपनी लिस्टेड कंपनीज है बेटा, जिनका शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है। पर डे ट्रेडिंग होती है, उसको सैटरडे संडे छोड़कर पर डे ट्रेडिंग होती है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा होगा आपने, शायद थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन वाली बात है ऐसी है ही नहीं। लिस्टेड कंपनीज को सर डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब लिस्टेड कंपनी अपना रिडेम्पशन कर सकती है बिना डीआरआर बनाए, ये बात लिखिए, आगे ये बात दोबारा मिलेगी। ऑल द डिवेंचर्स आर आउट ऑफ कैपिटल, टू एनी डिवेंचर्स हैज दे कैन रिडीम ऑल द डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। ये पूरा का पूरा कहां से पैसा निकाल सकते हैं बेटा? कैपिटल से। अनलिस्टेड कंपनीज की बात करूं तो इन्हें 10% का डीआरआर बनाना, यही हमारी अकाउंटिंग है, यही हमारा एमसीक्यूज है। टू क्रिएट डीआरआर इक्वल टू एटलीस्ट ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू, जो भी डिवेंचर की फेस वैल्यू है उसमें से हमें 10% का क्या बनाना पड़ेगा? डिविजिबल प्रॉफिट से क्या बनाना पड़ेगा बेटा? डीआरआर। सर डिविजिबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा पैसा, जनरल रिजर्व में पड़ा पैसा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा, ये सब बेटा आपका डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। यानी जो आप पार्टनरशिप में यहां पर लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बांट देते थे ना,
द प्रॉफिट विच कैन बी डिवाइडेड, द प्रॉफिट जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, वो वाला प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो प्रॉफिट जिसको हम डिविडेंड रूप में बांट सकते हैं पर हम बांटेंगे नहीं। तो एज पर सेक्शन 23 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड कैन बी पेड बाय कंपनी फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, इस साल के जो प्रॉफिट हुए पहले उसमें से बांटती है। अगर कोई पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी, अगर कोई पैसा कमी पड़ रही है तो कंपनी कहां से डिविडेंड निकाल सकती है बेटा, आउट ऑफ डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व और फ्री रिजर्व सच एज जनरल रिजर्व। तो ये तीनों बेटा क्या बोला जाते हैं, DRR बनाने के लिए इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन हुआ, स्टेटमेंट ऑफ P&L, DER और जनरल रिजर्व। वो अलग बात है कि हमारे केस में हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR ही एंट्री बनेगी और लास्ट में जब DRR को खत्म किया जाएगा तो DRR टू जनरल रिजर्व, बस और कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, सर एक दूसरा रास्ता है, प्रॉफिट से आप डिवेंचर को रिडीम कर सकते हो। आपके पास इतना प्रॉफिट है, सर ये अभी भी तो प्रॉफिट यूज किया, नहीं ये सोर्स आउट ऑफ कैपिटल चल रहा था, उस केस में 10% DRR बनाना होता है अनलिस्टेड कंपनीज को। लिस्टेड कंपनी को 1 रुपए का भी DRR नहीं बनाना, नो टेंशन वाली बात। लिस्टेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। लिस्टेड कंपनीज को 1 रुपए का भी DRR नहीं बनाना होता है। जब रिडेम्पशन हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं बेटा, जब रिडेम्पशन हम क्या करते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब एन अमाउंट इक्वल टू डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, जितने भी डिवेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है 100% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। आप रिडीम कितने कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पर जितने भी डिवेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग नॉन करंट लायबिलिटी में दिख रहे हैं, उन सबको आपको रिडीम करना है। वो जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग नॉन करंट लायबिलिटी में दिख रहे हैं, उन सबको आपको क्या करना है बच्चे, रिडीम करना है। इज ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट टू अ न्यूली ओपनड अकाउंट नेम्ड डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसका न्यूली ओपनड अकाउंट क्या है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इस पर MCQ आते हैं बेटा, छोटा सा वर्ड लिख देता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स और आपको 100% का DRR बनाना होता है। छोटा सा वर्ड लिख देता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स और आपको 100% क्या बनाना होता है, DRR। चलिए सर, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू DRR रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। भैया DRR बनाने से हम लोग अब डिविडेंड नहीं बांट सकते। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस DRR में खत्म हो गया है, खर्च हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। ऑल्दो पैसा तो हमारा बैंक के अकाउंट से ही जाएगा, बैंक में बैलेंस ही कम होगा एसेट साइड से, पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस कम हो गया है, कहां पर बेटा, DRR में ट्रांसफर हो गया। मतलब एक स्पेसिफिक रिजर्व ने जन्म ले लिया है। जब तक ये नहीं हो जाएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोगों घर में कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, दहेज देने के टाइप के, ठीक है, डॉवरी। तो बहनें जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो पापा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, FD करा देते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। अब वो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जाने तो पैसे ही है, पर उस समय प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है एक अकाउंट में। मतलब शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, यानी वो शादी जब होगी, वो शादी जब होगी तब वो खर्चा तो हमारी जेब से ही होना है, पर वो शादी में जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हम लोग यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई शादी वाले खाते में डालते जाओ उस पैसे को। चलो सर, इट मीन्स दैट द प्रॉफिट सेट असाइड फॉर DRR इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज डिविडेंड। अब जो आपने DRR में पैसा डाल दिया वो स्पेसिफिक हो गया, उससे सिर्फ डिवेंचर रिडीम हो सकते हैं, डिविडेंड नहीं बांट सकते। उससे सिर्फ डिवेंचर रिडीम हो सकते हैं बेटा, डिविडेंड नहीं बांट सकते, बट वुड बी यूटिलाइज टू रिडीम द डिवेंचर्स। इससे सिर्फ हम बेटा क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं डिवेंचर। एग्जिस्टिंग लिक्विड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी आर नॉट इफेक्टेड, और जो लिक्विड रिसोर्सेज है कंपनी के वो इफेक्ट नहीं होंगे सर। चलिए आगे बढ़े क्या, यस सर। अब रिडेम्पशन डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट में अकाउंटिंग पर्पस से क्या क्या फर्क है, जो हमारे MCQs आने हैं। सर लिस्टेड कंपनीज को कोई भी DRR नहीं बनाना, आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, अभी बैंकिंग कंपनी के लिए भी ऐसा ही बोलेगा, लिस्ट लिख कर देगा आपको। सर डिवेंचर रिडीम अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स होंगे तो 100% जो भी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, जितने भी डिवेंचर रह गए, हम रिडीम कितने कर रहे हैं मतलब नहीं, जितने भी डिवेंचर हमारे पास है सभी का हमारे पास से क्या करना पड़ेगा, रिडेम्पशन करना पड़ेगा। और रिडेम्पशन के लिए पूरा का पूरा अमाउंट हमारा कैपिटल प्रॉफिट से DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितने भी रुपए के डिवेंचर्स हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, हम उसे डिवेंचर रिडीम पार पर कर रहे हैं, प्रीमियम पर कर रहे हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। पूरा का पूरा अमाउंट उठाकर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो है उसका DRR बनाना पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। चलिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, जब मिक्सिंग होगी सर, जब डिवेंचर रिडीम किया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट से, जब डिवेंचर रिडीम किया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट से मिक्सिंग में, तो सर क्या कहानी बनेगी। इट मींस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर
पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मिला जुला, मिक्सिंग, मिला जुला या मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ एन अनलिस्टेड कंपनी, कोई अनलिस्टेड कंपनी, सर ये कौन सी कंपनी होती? आपको कोई कंपनी का नाम पसंद आया, किसी का कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, लाइक मुंशी बन्ना मसाले या एवरेस्ट, ठीक है, अगर इनकी लिस्टिंग नहीं हुई है स्टॉक एक्सचेंज पर, दीज आर पब्लिक कंपनीज, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है, एमडीएच बहुत बड़े ब्रांड है, बट अगर इनकी लिस्टिंग हो गई है तो लिस्टेड कंपनीज, बट अगर इनकी लिस्टिंग नहीं हुई है, यानी ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर शो नहीं हो रहे हैं, इनके शेयर प्राइसेस पता नहीं चल रहे हैं, आप इनका शेयर प्राइस वर्ड डाला गूगल पर या moneycontrol.com पर, ऐसी वेबसाइट्स हैं, उन पर अगर आपने इनका वो डाला, शेयर प्राइस लिस्ट किया, और आपने अगर इनका शेयर प्राइस लिस्ट किया, इनका शेयर प्राइस मतलब पूछा और इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो बेटा अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल्दो कंपनी तो बड़ी है बट दीज आर नॉट लिस्टेड कंपनीज। जैसे पेटीएम आज से 3 साल पहले अनलिस्टेड कंपनीज थे, 2021 में उसकी लिस्टिंग हुई है, यानी 2021 से वो लिस्टेड कंपनी बन गया, उससे पहले पब्लिक कंपनी था बट लिस्टेड कंपनी नहीं था, अनलिस्टेड था। तो अनलिस्टेड कंपनी अगर अपने डिवेंचर को रिडीम करेगी तो क्या कहानी बनेगी, वही बता रहा है, उन्हीं को 10% डीआरआर बनाना है, उन्हीं को आउट ऑफ प्रॉफिट्स करते हुए 100% डीआरआर बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट सर, creates DRR equivalent to 10% of outstanding debentures, then 10% redemption will be called out of profit। 10% redemption जो है आउट ऑफ प्रॉफिट से हो रहा है और 90% redemption जो हो रहा है बेटा वो आउट ऑफ कैपिटल से हो रहा है, यानी 10% का पैसा इनसे प्रॉफिट से निकाला जा रहा है और बाकी का पैसा इनका कैपिटल से लिया जा रहा है। सेबी गाइडलाइन सर क्या कहती है रिडेम्पशन के बारे में? सेबी गाइडलाइन कहती है द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, यानी इसका मतलब ये बताना चाह रही है कि अगर आप डिवेंचर को कन्वर्टेबल वालों को रिडीम करना चाह रहे हो, रिडीम तो करते ही नहीं, उन्हें तो कन्वर्ट करते हो आप, उन्हें तो आप इक्विटी शेयर्स पकड़ा देते हो, जब भी उनका खत्म होने वाला होता है कॉन्सेप्ट, मतलब 10 साल पूरे होने वाले होते हैं तो आप उन्हें कन्वर्ट कर देते हो इक्विटी शेयर्स में। तो सेम कॉन्सेप्ट बोल रहा है, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर जो पार्टली कन्वर्टेबल है, जो कन्वर्ट हो भी सकते हो नहीं भी, यानी वो इक्विटी शेयर्स पूरे में कन्वर्ट नहीं होते, तो उनके केस में जितना उनका पोर्शन है पार्टली कन्वर्टेबल, ठीक है, उस वाले पर आप डीआरआर नहीं बनाओगे, ये मना कर रहा है सेबी गाइडलाइंस के लिए। बहुत बढ़िया। एन अनलिस्टेड कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ एक्शन, वो पहले ही पढ़ चुके, कंपनी एक्ट 2013 भी यही बोल रहा था अब तक। चलिए, नॉमिनल वैल्यू में बेटा कंफ्यूजन मत होना, वो फेस वैल्यू की बात कर रहा है। चलो, एग्जाम्पशन टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर, इस पर थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज आ जाते हैं यहाँ पर, तो एक बार रीड जरूर करेंगे हम लोग। कौन कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, या कौन कौन सी कंपनी डीआरआर नहीं बनाती है, या कौन कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सर फटाफट देखते हैं। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग डीआरआर, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स, कोई भी डिवेंचर्स हो हमारे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल, जिनके पास खुद ही बहुत सारा पैसा है सर, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मान लो, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये बेटा रीड करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, एमसीक्यूज इस पर आते हैं, रीड और याद आपको करनी पड़ेगी। बैंकिंग कंपनीज सर, बैंकिंग कंपनीज का मतलब क्या हुआ, जो भी कंपनी बैंकिंग कंपनी है हमारी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, सब बैंकिंग कंपनी है, इनको अगर डिवेंचर रिडीम करनी है तो डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लिस्टेड हो या लिस्टेड कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंकिंग कंपनी। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब इनके अलावा जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन 272 कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है कई सारी, जब आप पढ़ोगे बीकॉम में या सीए में या सीएस में या सीए में, आगे आपका 12th का कोर्स करोगे तो सेक्शन 2 में बेटा कई सारी, प्राइवेट कंपनी का अलग डेफिनेशन है, गवर्नमेंट कंपनी का अलग, फॉरेन कंपनी का अलग, लिस्टेड कंपनी का अलग, अनलिस्टेड का अलग, कुछ ऐसी डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर सारी। तो वहां पर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा जो है, बहुत बढ़िया, लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग, सर लिस्टेड कंपनीज कौन सी, नॉन बैंकिंग, देखो बैंकिंग वाली तो ऊपर हटा दी, अगर कोई लिस्टेड कंपनीज है नॉन बैंकिंग मतलब वो जो बैंकिंग बिजनेस में नहीं है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इमामी, ठीक है, डाबर, जैसे आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दी ऑल आर लिस्टेड कंपनीज, जिनका गूगल पर शेयर प्राइस डालो, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, ऑल आर लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। तो ये लिस्टेड कंपनीज है बेटा जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश के हिसाब से, यहां पर अगर ये लिस्टेड कंपनीज है तो इनको डिवेंचर रिडीम करने के लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वर्ड के लगा एग्जाम्पशन, नो डीआरआर, यहां पर जरूरत नहीं है डीआरआर की, या ट्रिपल आर मौजूद है। ट्रिपल आर क्या होता है सर, अरे मजाक कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं यार, मूवी का नाम था ट्रिपल आर तो बोल दिया, नो डीआरआर, यहां पर डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कंपनी डीआरआर नहीं बनाती है, इनमें से कौन सी कंपनी डीआरआर को बनाने की जरूरत है, यानी इनमें से जो बचेगी वो डीआरआर बनाएगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी जो कंपनीज हाउसिंग को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को, उनको बेटा
डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, एनबीएफसी टाइप होती है ये भी। चलो, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अनलिस्टेड मतलब लिस्टेड तो पहली अलग हो गई, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसलिए बोल रहा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं सर। अनलिस्टेड हाउसिंग, अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम एक ही बार लिख देते हैं अनलिस्टेड अनलिस्टेड दोनों। यानी ये बोल रहा है भैया लिस्टेड को तो नहीं बनानी है, अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अनलिस्टेड है तो उसे भी बनाने की जरूरत नहीं है। ओनली अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी, यानी इनके अलावा जो बचती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए डाबर वगैरह का, ये सब लिस्टेड है, और इनके अलावा अगर कोई बचती है मुंशी बन्ना टाइप की कंपनी मसाले की, या कोई और चाचा चौधरी कंपनी नमकीन बनाती है, ठीक है, गुप्ता जी नमकीन या हल्दीराम, कोई भी नमकीन जो लिस्टेड नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, लिस्टेड है, उसका शेयर प्राइस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर दिखता है, ट्रेडिंग होती है पर डे, ठीक है, ऑक्टा एफएक्स ग्रो या फिर और किसी ब्रांडेड ऐप पर, जरोदा हुआ या शेयर खान हुआ। DRR is shown on the equity and liabilities part of the balance sheet under the head shareholder fund, मतलब जहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिखता है, आपका कैपिटल रिजर्व दिखता है, सिक्योरिटी रिजर्व दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखता है, वही DRR भी दिखेगा, कोई अलग जगह इसके लिए बनाई नहीं गई है। एंड सब हेड है उसका बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिडेम्पशन जब डिवेंचर का होगा तो अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू द डिवेंचर रिडीम शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीआरआर टू जनरल रिजर्व। लास्ट की बात बोल रहा है, जब डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे उसके बाद एक एंट्री बनती है डीआरआर टू जनरल रिजर्व। एग्जांपल के लिए, द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ऑफ ₹20 लाख एंड देयर इज अ डीआरआर ऑफ 2 लाख, डीआरआर स्टार्टिंग में 2 लाख का बना होगा, इफ 40% 8 लाख डिवेंचर अगर रिडीम हुए होंगे तो 40% ही 2 लाख का 80,000 का ट्रांसफर बैलेंस होगा जनरल रिजर्व में। देखो डीआरआर हम पूरे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स का बनाते हैं, जितने भी हमारे एनसीएल लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में पड़े हुए हैं, परसेंट डिवेंचर्स 8% 6%, जो भी डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उनका पूरा जो भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स पड़े हैं उसका हम डीआरआर बनाते हैं, उसका हम डीआरआर बनाते हैं, ठीक है। बट डिवेंचर जितने रिडीम हुए, जितने परसेंटेज, मानो 20 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे हमारे पास, उसका 10% डीआरआर बनाया हमने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 2 लाख रुपीस का। अब इसमें से सिर्फ 50% ही रिडीम हो रहे हैं, 20 लाख के 50% ही रिडीम हो रहे हैं, 10 लाख, तो आप डीआरआर में भी 2 लाख का 50% ही ले जाओगे, 1 लाख रुपए ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व। तो लास्ट एंट्री बनती है डीआरआर टू जनरल रिजर्व। थोड़ा छोटा सा थ्योरी एमसीक्यू आता है कि आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अमाउंट ऑफ ट्रांसफर कहां किया जाएगा डीआरआर का, तो जनरल रिजर्व में डाला जाएगा सर। कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है सर, डीआरआर के अलावा हमें इन्वेस्टमेंट और करना होता है डिबेंचर के रिडेम्पशन के नाम से। ऐसा नहीं है कि डिबेंचर को रिडीम करने, डिबेंचर को कहीं इन्वेस्ट करना, नहीं, हमें डिवेंचर को जो रिडीम करना है, जो पैसा लौटाना है, उससे कुछ महीने पहले हमें डिवेंचर के रिडेम्पशन का इन्वेस्टमेंट करना होता है। कुछ महीने कौन से बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। जिस साल डिवेंचर रिडीम होती है उस साल में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है डिवेंचर रिडेम्पशन के नाम से। जैसे एनपीओ के केस में टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ठीक है, अभी आएगा उसका भी लेक्चर एनपीओ का बाद में, या फिर मैच फंड इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट वो स्पेसिफिक किए जाते थे। सेम चीज बेटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है हमारा डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। कैसे किया जाता है, कहां करते हैं, देखते हैं अभी। एज पर रूल 18(7)B ऑफ शेयर कैपिटल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रूल्स पढ़ा हुआ कंपनीज एक्ट में लिखे हुए, हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कुछ ना। अकाउंटिंग कैसे होती है, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज या ऑल लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज, यानी ये चीज है सर, डीआरआर बनाने के लिए लिस्टेड कंपनी को छोड़ रखा है, सिर्फ अनलिस्टेड को पकड़ा है, पर डीआरआई के लिए दोनों को पकड़ रखा है। दैट आर टू बी रिडीम्ड डिबेंचर्स एक्सेप्ट द एग्जेम्प्टेड कंपनी। सर एग्जेम्प्टेड कौन सी, जो अभी पड़ी है, नहीं बेटा, वो तो डीआरआर वाले ही एग्जेम्पशन थी। वो जो कंपनीज एक्ट 2013 ने एग्जेम्पशन दी है वो डीआरआर को हटाने के लिए दी है, डीआरआई की एग्जेम्पशन लिस्ट अलग है। कौन सी है अभी देखते हैं, बताता हूं, 2 मिनट लगेंगे बस, सेम टू सेम सी है, वैसे कुछ 2 चीजें हटा दी है वहां से। चलो, shall before the 30th date of April of each year, 30 अप्रैल को हमें, मतलब इस साल डिवेंचर रिडीम होने 31 मार्च 2024 को, तो अब 30 अप्रैल 2024 को डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं पर, डिवेंचर रिडेम्पशन को इन्वेस्टमेंट कर दो, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दो। कितना, 15%। कितना दोस्त, 15%। यह लिखा हुआ है 10% डीआरआर की रेट है और 15% हमारी डीआरआई की रेट है। डीआरआर बेटा लिस्टेड कंपनीज को नहीं बनाना, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको नहीं बनाना, अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है। सर पार्टनरशिप फर्म को अबे डिवेंचर्स कब लेती है, ऐसे सवाल मत रखो दिमाग में, ठीक है। सर आपको कैसे पता, हमारे मन में क्या चल रहा है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। चलो, बिफोर द 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, 2 डेट्स याद रखनी है बेटा, डीआरआर पहले बनाया हमने और डीआरआई उसी साल में बनाया है 30 अप्रैल को।
डायरेक्ट डेट्स भी आ सकती हैं। इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज सम व्हिच शैल नॉट बी लेस देन का मतलब क्या है, ये 15% तो कम से कम आपको फेस वैल्यू का, देखो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिवेंचर आपने इशू करे पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवेंचर आप रिडीम करोगे पार पर, प्रीमियम पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवेंचर जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर जो डिवेंचर दिख रहे हैं आपको, उतने परसेंट डिवेंचर जितने रुपए के दिख रहे हैं उतने का 10% या उतने का ही 15% लेना है, हमें फर्क नहीं पड़ता वो इशू कब कैसे हुए थे या रिडीम कब कैसे होंगे। चलिए सर, ऑफ डिवेंचर्स मैच्योरिंग टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी जिस साल में 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर में रिडीम होने वाले हैं। चलो फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इज टू बी रिडीम डिवेंचर्स ऑफ 20 लाख, डिवेंचर कितने 20 लाख, डीआरआर बनेगा बेटा, अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी तो डीआरआर कितने का बनेगा 2 लाख रुपए का। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। किसी भी रिजर्व को क्रिएट करने के लिए हमें उस रिजर्व को क्रेडिट करना होता है, अगर खत्म करना है, बंद करना है तो उस रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर को बेटा ये होंगे। अब इट मस्ट इन्वेस्ट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2018 को एटलीस्ट 3 लाख। 3 लाख क्यों सर, 20 लाख का 15%, क्योंकि अब डीआरआई की बात कर रहे हैं। सर डीआरआई की एंट्री कैसे बनेगी, डीआरआई की एंट्री बेटा वैसे जैसे हम फिक्स्ड एसेट खरीदने की एंट्री बनाते थे, जैसे सैलरी पे करने की एंट्री बनाते, जैसे रेंट पे करने की एंट्री बनाते, जैसे कोई इक्विपमेंट खरीदते, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट कर दो। भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसी का नाम है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डीआरआई डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में से पैसा थोड़ा सा कम हो जाएगा, भी उससे हमें कुछ बैलेंस शीट वगैरह करना नहीं है, हमें सिंपल सीयूट में एग्जाम में एमसीक्यूज आने, एमसीक्यूज के हिसाब से ही चलना है बेटा। बस एंट्री क्या क्या आ सकती है आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए साथ साथ बताता जा रहा हूं, ठीक है। एमसीक्यूज मैंने यहाँ डाले हुए हैं, मैचिंग यहाँ डाली हुई है। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगी, यानी बैंक से बैलेंस पैसा कम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड कौन सी, जो इन्होंने बता रखी है, हमें उन्हें याद नहीं करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यू देयर, यानी इसको जो हम रिडीम, इसको जो हम रियलाइज कराएंगे इन्वेस्टमेंट को, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जिंदगी से चला जाएगा। इस पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे रिडेम्पशन का पेमेंट करने के लिए, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, डिवेंचर के पैसा मुंह पे मारने के लिए, सब बोल रहा हूं बस, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। चलो फिर दोबारा से एग्जेम्पशंस की लिस्ट आ गई बेटा। एग्जेम्पशन टू द रूल ऑफ डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग 15%, इन वाली कंपनीज को 15% का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, नहीं, इस पर यही क्वेश्चन आएगा किन वाली कंपनीज को करना होता है और किन को नहीं करना होता है, ठीक है। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सर देखो स्टार्टिंग की पहले वाली कंपनी एकदम सेम है, दूसरी वाली कंपनी एकदम सेम है, तीसरी वाली कंपनी एकदम सेम है, चौथी वाली कंपनी एकदम सेम है, पांचवी वाली कंपनी एकदम सेम है। सर तो सेम ही पढ़ा देते, नहीं नहीं पढ़ा सकता मैं सेम। देखो टोटल कितनी है यहाँ पर, सर 5 ही है। उधर जाते हैं 2 मिनट के लिए, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा क्लियर कट हो, ऐसा नहीं हो सिर्फ रीड करते जा रहे हैं। अबे कहाँ गई एग्जामिशन की लिस्ट, ये रही एग्जामिशन की लिस्ट, 1 2 3 4 5 सेम है बिल्कुल। चलो यहां पर छठवीं थी लिस्टेड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस, अब देखना वहां पर सिर्फ यही है बेटा, वहां पर सिर्फ यही है, यानी लिस्टेड कंपनीज को अभी अभी हमने पढ़ा है डीआरआई बनाना है, डीआरआर नहीं बनाना बट डीआरआई करना है, ठीक है। डीआरआर बनाने से एग्जाम्पशन है बट डीआरआई नहीं बनाना, सेम है बेटा, ये सेम टू सेम है, ये एकदम सेम टू सेम है, ना डीआरआर और डीआरआई कुछ भी नहीं बनाना। फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट और इन्वेस्ट एटलीस्ट 15%, यानी इनको डीआरआई बनाना है, इनको, जिनको डीआरआर बनाना है उनको तो डीआरआई बनाना ही है बेटा, उनको तो डीआरआई में इन्वेस्ट करना है, इनको डीआरआई बनाना है, या बनाना है इन द सेंस इन्वेस्ट करना है यार, ऐसा नहीं है डीआरआई कोई बनता थोड़ी ना, या इन्वेस्टमेंट करना है, इनको डीआरआई बनाना है या फिर बेटा इन्वेस्टमेंट करना है। लिस्टेड कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर्ड अगर ये है कहां से, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक से, लिस्टेड कंपनीज, तो इनको भी बेटा, इनको एनबीएफसी वगैरह सबको, इनको जिनको वहां पर एग्जाम्पशन दी थी ना अलग से, इनको भी बनाना है। चलो अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड ऊपर वालियों को छोड़कर अनलिस्टेड जितनी भी है सबको बनाना है, बहुत बढ़िया। यानी किन को छोड़ दिया इन्होंने, बैंकिंग कंपनीज को छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, और बाकी जो लिस्ट में थी सर जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है उनको छोड़ दिया इन्होंने। चलो इट मींस दैट ऑल दो लिस्टेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, ये बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना पड़ता बट डीआरआई क्रिएट करना पड़ता है। डीआरआर बनाने की बेटा एंट्री, ताकि बार बार मुंह से बोल रहा हूं, हो सकता है याद ना रहे आपको, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, जो भी बनाएगा, ठीक है, जो भी बनाएगा, कौन बनाएगा सर, अनलिस्टेड कंपनी बनाएंगी। चलो और डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी सर,
डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, DRI। ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों को ही बनाना है, ये सिर्फ बेटा अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है। क्या मेरी बात यहां तक प्यार से समझ में आ रही है? बहुत प्यार से। मेथड्स, यहां मैंने बोला सोर्सेस और मेथड, जो बेटा अभी अभी पढ़े थे वो सोर्सेस थे हमारे, जो अभी अभी पढ़े थे वो सोर्सेस थे, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो MCQ आ सकता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर, इन जगहों से, इन तरीकों से, इन तरीकों से हम डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं। कौन सा तरीका? लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ डिवेंचर, यानी 10 साल या 20 साल जो भी उनकी डिवेंचर की रिडेम्पशन की डेट है, उस साल हम उनको पेमेंट करते हैं, 5 साल भी हो सकती है। रिडेम्पशन और डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स बोलते हैं इसे, इसमें पर्ची डालते हैं हम लोग, ठीक है, और पर्ची डालते हैं, मतलब ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, पर्ची डाल के निकालते हैं कौन सा डिवेंचर रिडीम करने हैं, ऐसा लिखा है। बाय द परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, हम अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं। यहां पर गेन ऑन कैंसिलेशन और लॉस ऑन कैंसिलेशन होता है। मानो डिवेंचर इशू किया था 100 रुपए का या 105 रुपए का, पर डिवेंचर तो 100 रुपए का ही हो रखा है, अब वो 98 का खरीद लिया हमने, तो 2 रुपए का फायदा हो गया। देखो वैसे डिवेंचर जब इशू करते हैं तो रिडेम्पशन के केस में एक ही कॉन्सेप्ट है, वैसे डिवेंचर जब इशू करते हो रिडेम्पशन के केस में एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो पार पर रिडीम होगा या प्रीमियम पर रिडीम होगा, या तो पार पर रिडीम होगा या तो प्रीमियम पर रिडीम होगा। बट यहां पर सर आप डिस्काउंट पर कर रहे हो, एक तरीके से 100 रुपए का डिवेंचर था, आप 98 पे खरीद रहे हैं, तो गेन ऑन कैंसिलेशन नाम की चीज आती है, गेन ऑन कैंसिलेशन नाम की चीज आती है। या फिर आप कन्वर्ट कर दो ना शेयर्स में या न्यू डिवेंचर्स में, ठीक है, कुछ इस तरीके का, या फिर आप उन्हें कन्वर्ट कर दो न्यू शेयर्स में और डिवेंचर्स में। क्या हो रहा है, चलो आगे बढ़े सर, चलो। इट मे बी नोटेड दैट मेथड नंबर 3 and 4 आर नॉट इन सिलेबस, इन पर जनरली MCQ या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, इन दोनों पर, गेन ऑन कैंसिलेशन। बस मैंने मजाक में आपको पढ़ा दिया। सर मजाक क्या होता है, मतलब आपको ये जिंदगी में आगे जाके कहीं पढ़ो तो ऐसा ना बोलो कि कुछ भी ना पढ़ाया, तो कुछ पढ़ा दिया आपको। सर एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम होल ऑफ इट्स डिवेंचर इन वन लमसम एट द एक्सपायरी। कुछ भी नहीं पढ़ना, हम सब पढ़ लिए। डिवेंचर पार पर रिडीम होगा या प्रीमियम पर रिडीम होगा, पहले ही इशू के टाइम पर लिख दिया है, यानी जिस प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर्स को आप क्रेडिट करते हुए आए उतने टाइम से, उसे आज डेबिट करना पड़ेगा। अगर वो डिवेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर, तो अगर वो डिवेंचर रिडीम किस पर हो रहा है बेटा, बच्चे किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, तो पहले क्रेडिट किया होगा उस प्रीमियम और रिडेम्पशन को, अब डेबिट करोगे आप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपके सामने खड़े हैं आपके अपने राम केशवानी। As mentioned earlier, it is necessary for an unlisted company to transfer an amount of 10% of DRR. कितना परसेंट DRR में जाएगा सर? 10% में। किस चीज का जाएगा सर? इशू प्राइस का, रिडीम प्राइस का, या फिर हमारी प्यारी फेस वैल्यू का। जिस फेस वैल्यू ने तुम्हें पूरा इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ाया, कराया, अच्छे से समझाया और एक एक MCQ कराया, वही फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर आपके यहां भी काम में आने वाली है कि आप डिविजिबल प्रॉफिट, यानी आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को आप डिवेंचर को क्या करोगे, DRR क्रिएट कर रिडीम करोगे, ठीक है। अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो आपको 100% डिवेंचर क्या करना पड़ेगा, DRR क्रिएट करना पड़ेगा। चलो एक बार फटाफट से सारी चीजें देख ले। व्हेन ऑल द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन लंप सम, द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स एंटायर अमाउंट टू जनरल रिजर्व। पता ही है लास्ट में क्या करेंगे, जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे तो पूरे DRR टू जनरल रिजर्व की लास्ट में एंट्री बन जाएगी। 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स बाय एन अनलिस्टेड कंपनी 10% फेस वैल्यू ऑफ, किस तरह बनाती है सर, स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमारे केस में यही आएगा। अगर आपके पास ये दोनों रिजर्व मौजूद है, यहाँ पैसा कम पड़ रहा है, तो आप इनमें से उठा सकते हो। टू DRR क्रेडिट होता है, जो मैंने पहले एंट्री अभी 2 मिनट बाद पहले बनाई थी। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओनली द सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर इन दोनों के बारे में जानकारी नहीं है तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही अपना DRR क्रिएट करेंगे। चलो अब एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30 अप्रैल तक ये किसकी बात करेगा, DRI की। सभी को बनाना है जी सर, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनीज को। वो लिस्टेड को नहीं बनाना, ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों को ही बनाना है। किस तरह बनाना है सर, DRI डेबिट होगा, जिस तरह बाजार में से आप कोई बाइक खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, बर्गर खरीदो, प्रिंटर खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, ठीक है, स्टेशनरी खरीदो, सब में पैसा जाता है आपका, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। जब इस डिवेंचर को, इस रिडेम्पशन, जब इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग रियलाइज कराएंगे कैश में, इन कैश कराएंगे, यानी बेच देंगे मार्केट में, तब हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्त, और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के रिडीम के टाइम पर क्या होता है, जिस डिवेंचर को आप आज तक गोद में पालते रहे,
अब उसे जमीन पर छोड़ना पड़ेगा। सर इसका क्या मतलब है? जिस डिवेंचर को आप गले से लगाकर बोले मेरा क्रेडिट होता है, मेरा क्रेडिट होता है, मेरा क्रेडिट होता है डिवेंचर, आज वो डिवेंचर डेबिट हो रहा है, छोड़कर जा रहा है, छोड़कर जा रहा है वो डिवेंचर में। तो डिवेंचर को क्या करना है बेटा? डेबिट। डिवेंचर होल्डर को क्या करना है? क्रेडिट। इसमें एक चीज और आती है बीच में, अगर प्रीमियम पर डिवेंचर रिडीम होंगे तो यहां पर प्रीमियम और रिडेम्पशन भी आ जाएगा। अगर डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीम होते हैं तो आपका यहां पर बेटा 10% 15% का प्रीमियम से कोई भी मतलब नहीं है। 10% भी हमें फेस वैल्यू को बनाना है और 15% भी हमें फेस वैल्यू को बनाना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, सेम टू सेम, यानी प्रीमियम और रिडेम्पशन और डेबिट में आ जाएगा। एंट्री बन जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व, लास्ट में डीआरआर को डेबिट करेंगे और जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट। डीआरआर को डेबिट और जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? क्रेडिट। बहुत बढ़िया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकिंग कंपनी है, इशू कर रही है 20,000 6% डिवेंचर 50 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। कितने परसेंट प्रीमियम पर? 8% पर। तो इशू के टाइम पर ये 30 जून 2015 को कर रही है ऐसा काम। इज्जत से करते हैं इसको। सर ये बड़े क्वेश्चन भी आएंगे हमारे एग्जाम में? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आप इशू भूले तो नहीं हो? डिवेंचर को जो मैंने इशू किया था उसको आप भूले तो नहीं हो? इसके लिए करा रहा हूं। ये काम कर रहे हैं बेटा हम 30 जून 2015 को। बहुत बढ़िया। इशू कर रहे हैं 20,000 डिवेंचर। इशू करने का मतलब क्या होता है दोस्त? बैंक को डेबिट करेंगे हम और 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कुछ बुक्स में आप एंट्री देखोगे तो डायरेक्ट भी बन जाती है, ठीक है, यानी सीधे डिवेंचर क्रेडिट कर देते हैं वो लोग। तो डिवेंचर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को कैंसिल कर देते हैं, जबकि अपने 12th क्लास में और CUIT में ऐसे ही माना जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 20,000 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 50 रुपए से और 8% प्रीमियम है। 8% प्रीमियम का मतलब होता है 50 का 8% होता है 4। तो 20,000 इंटू 54, तो 20,000 5, 1,10,00,000, 10,80,000, 10,80,000 रुपीज। यहां लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बहुत बढ़िया। यहीं पर ये एंट्री बेटा ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर क्या करेगी ये सर? ट्रांसफर ये करेगी कि इसी दिन 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने रुपए से? 10,80,000 से। और 6% डिवेंचर्स को क्या करेंगे बेटा? हम क्रेडिट करेंगे। और इसी दिन बेटा कुछ पैसा चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सर कहीं ये लिखा हुआ है कि डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं 10% पार 10% प्रीमियम पर या उस पर? नहीं सर। अगर लिखा होता तो हमें लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडेम्पशन डालना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल डालना पड़ता सर। अभी तो फेस वैल्यू चली जाएगी डिवेंचर्स में 20,000 इंटू 50 और 80,000 रुपये चला जाएगा बेटा हमारा। फेस वैल्यू चली जाएगी डिवेंचर में और 80,000 रुपये चला जाएगा बेटा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। यहाँ लिख देंगे बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 30 जून 2023 जब ये दिन आएगा, इससे पहले हमें DRR और DRI बनाना होता है, पर ये बैंकिंग कंपनी है, ना ये DRR बनाएगी ना ये DRI बनाएगी। ये बैंकिंग कंपनी। सर ऐसे हमें कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में? हाँ सर कर सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको लिस्ट याद कराई है। सर हमें कैसे पता होगा वो कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? ये बताएगा आपको। बैंकिंग कंपनी बेटा जो बैंकिंग वाली कंपनी होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नाम बोलेगा हाउसिंग फाइनेंस, अपने से नहीं पता करना मैं कि कोई कंपनी हाउसिंग फाइनेंस है या नहीं है, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बैंकिंग कंपनी तो नाम से पता चल जाएगी आपको।
उसके पीछे बैंक लिखा होगा, बट लिस्टेड अनलिस्टेड आपसे खुद बताएगा। कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप अनलिस्टेड मानेंगे, लिस्टेड नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हो, लिस्टेड कंपनी हमेशा बताएगा आपको। चलो बहुत बढ़िया। अब डिवेंचर आज के दिन क्या होना चाह रहा है, क्रेडिट 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इसको पार पर रिडीम करेंगे। पार पर रिडीम करने का मतलब क्या है, सिर्फ 10 लाख। ना डीआरआर बनाएंगे बेटा और ना डीआरआई। डीआरआर बनाते तो कैसे बनाते, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, 10 लाख का 10% डीआरआर में इन्वेस्ट करते। सर 10 लाख का या 10,80,000 का? नहीं बेटा, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग टू बी रिडीम्ड। जितने भी डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रह गए उन सबका 10% लेते। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। मैं इसका नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह बहुत कम है। 6% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, बहुत बढ़िया। और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी कितना आएगा, 10 लाख। क्योंकि प्रीमियम नहीं देना हमें रिडेम्पशन पर, तो सीधे के सीधे बेटा 10 लाख का 10 लाख। प्रीमियम नहीं देना रिडेम्पशन पर, इसलिए सीधे का सीधा 10 लाख का 10 लाख। क्या कोई क्वेश्चन में दिक्कत, क्या कोई परेशानी आई यहाँ पर? नहीं सर, बहुत आराम से हमने डिवेंचर को रिडीम कर दिया। क्योंकि बैंकिंग कंपनी तो ना डीआरआर ना डीआरआई, पर अगर लिस्टेड कंपनी होती तो डीआरआर नहीं बनाते आप, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू डीआरआर नहीं बनाते आप 10% से। बट डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 30 अप्रैल को वो जरूर करते, और बैंक टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वो भी करते, और लास्ट में डीआरआर टू जनरल रिजर्व नहीं करते क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी के केस में डीआरआर टू जनरल रिजर्व भी करनी पड़ती है। चलो सर, एमसीक्यूज आ गए हमारे प्यारे प्यारे। एज पर सेबी गाइडलाइंस, इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी एन अमाउंट इक्वल टू डिवेंचर आउटस्टैंडिंग मस्ट बी ट्रांसफर टू डीआरआर। कुछ भी नहीं लिखा तो सर मानो ये अनलिस्टेड कंपनी है। अरे सर लिखा है ना। चलो सर, 10% जाता है हमारा डीआरआर में। एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मेरे बच्चे प्यार से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 मंथ्स। एक कंपनी है जो कि इशू कर रही है डिवेंचर विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 मंथ्स, जिनकी 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 लाइफ 18 महीने से कम है। सर ऐसी कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती बेटा। ऐसी कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है बेटा। कौन सी कंपनी? सर ऐसी कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। नन ऑफ द हो या नील भी आ सकता है यहाँ पर। ऐसी कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस issued by Security Exchange Board of India, what percentage of the amount of debenture transfer to debenture redemption reserve before the commencement of redemption of debentures in case of convertible debentures? अभी अभी मना किया था सर, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के केस में नहीं बनेगा। पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में जितने पार्टली कन्वर्टेबल है उनका नहीं बनेगा। तो ये कुछ भी नहीं बनाते। क्या क्या नहीं बनाते दोस्त? डीआरआर नहीं बनाते ये कुछ भी। नेक्स्ट, उत्सव लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, बहुत खूबसूरत बात है। डिसाइडेड टू रिडीम 4,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। ये डिवेंचर रिडीम कर रही है बेटा कितने? 4,000 9% डिवेंचर्स 100 ईच वाले, विच वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। ये इशू हुए थे बेटा कितने? 8% डिस्काउंट पर, और रिडीम हो रहे हैं 10% प्रीमियम पर। ये इशू डिस्काउंट पर हो, रिडीम प्रीमियम पर हो, इशू पार पर हो, रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो, इशू पार पर हो, रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो, इशू पार पर हो, रिडेम्पशन पार पर हो। सर समझ गए, जितने अभी केस हो हमें सिर्फ इसकी फेस वैल्यू देखनी है। नहीं, 4,000 डिवेंचर का मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो 4 लाख या 40 लाख रुपए आएगा बेटा। कितना आएगा? 40 लाख। डीआरआर डीआरआई को इसी से मतलब। तो अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कितना ट्रांसफर होगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में? 40 लाख का 10%, 40 लाख ही है या नहीं है? नहीं है सर, 4,000 इंटू 100 4 लाख है बेटा। ये 4,000 इंटू 100 4 लाख है। गलती हो जाती है मुझसे, 4 लाख है। 4 लाख का 10% दोस्त 40,000 रुपए का, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था 4 लाख तो। ठीक है, बच्चे गलती कर सकते हैं सर, 40,800 का 10%। कुछ बच्चे इसको देख लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इशू प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस, रिडीमेबल प्राइस से कोई मतलब नहीं है हमें। इशू प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस, रिडीमेबल प्राइस से कोई मतलब नहीं है। हमेशा नॉमिनल फेस वैल्यू या फेस वैल्यू से ही मतलब बेटा। 40,000 का क्या होगा हमारा? 40,000 का मेरे बच्चे क्या होगा हमारा? 40,000 रुपीज का क्या होगा हमारा? डीआरआर क्रिएट होगा। चलिए, एक्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, रिडीम करना चाहिए 5,000 5% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। हाउ मच अमाउंट इज मस्ट बी ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इफ इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस ऑफ 20,000। देखो, सबसे पहले प्रीमियम पर रिडीम हुए, प्रीमियम पर इशू हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। 5,000 इंटू 100 कितना होता है? 50,000 या 5 लाख। 5 लाख। इस 5 लाख का हमें 10% रिडेम्पशन और डीआरआर बनाना है।
इस 5 लाख का, इस 5 लाख का 10% हमें DRR बनाना है। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। 50,000 में से 20,000 ऑलरेडी है बेटा। 50,000 रुपए में से 20,000 रुपए का ऑलरेडी है बेटा। तो 30,000 रुपए का और बनाना पड़ेगा हमें क्या? DRR। 30,000 का और क्या बनाना पड़ेगा हमें? DRR बेटा। 30,000 का क्या बनाना पड़ेगा? DRR। नेक्स्ट पॉइंट, अ कंपनी शोइंग डिवेंचर विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन, सर वो पॉइंट पूछ रहा है कितने महीने अपनी डैश 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 18 मंथ वाली कंपनी, 18 मंथ्स के डिवेंचर जो कम 18 मंथ से छोटे हैं, ठीक है, उन पर DRR बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कन्वर्टेबल में कोई जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। NBFC फाइनेंसिंग वाली, RBI से कनेक्ट वाली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने की जरूरत नहीं है। DRR बनाएंगे सिर्फ लिस्टेड कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजम्पशन ट्रांसफर आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वाह भाई वाह, जनरल रिजर्व में जाता है तू जनरल रिजर्व किधर है? जनरल रिजर्व में जाता है तू तो। चलो ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, वेलनेस कंपनी का अनलिस्टेड कंपनी इशू कर रही है 20,000 9% डिवेंचर 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2018। रिडीम होंगे कुछ इस तरह डिवेंचर, 31 मार्च 21 को ये होंगे, 22 को ये होंगे, 23 को ये होंगे। तो ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर लास्ट में जितने डिवेंचर रिडीम होंगे उतने, यानी 31 मार्च 21, यहां पर पूछ रहा है कितना अमाउंट, जो अभी भी मैंने बताया था ना कि भाई हमारे पास डिवेंचर तो देखो पूरे हैं 20,000 इंटू 100 के 20 लाख रुपए के, तो जो DRR बनेगा वो तो 20 लाख का 10% 2 लाख से बनेगा। बट जितने डिवेंचर हमारे रिडीम हुए हैं यहां पर 31 मार्च 21 को, सिर्फ वही जनरल रिजर्व में जाएंगे। यानी 20 लाख के आधे रिडीम हुए, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 20 लाख रुपए के डिवेंचर है पर रिडीम सिर्फ आधे हुए हैं, तो 10 लाख का ही जाएगा सिर्फ जनरल रिजर्व में। तो 10 लाख का जाएगा सिर्फ बेटा जनरल रिजर्व में 1 लाख। क्यों सर? जब ये वाले रिडीम होंगे तब ये वाला जाएगा 4 लाख का, जब ये वाले रिडीम होंगे तब ये वाला जाएगा 6 लाख का। यानी 3 बार DRR टू जनरल रिजर्व एंट्री बनेगी, 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 22 को, और एक मेरे बच्चे 31 मार्च 23 को। यानी इस समय जाएगा बेटा 10 लाख का 10%। क्यों? क्योंकि 20 लाख का 10% आप 20 इंटू 10 2 लाख 20 लाख, 20 लाख का 10% आप बनाकर आए हो, 2 लाख का DRR। अब 2 लाख का 1 लाख अभी जाएगा बेटा, फिर 40,000 जाएगा, फिर 60,000 जाएगा। गलती से मैंने 4 लाख 6 लाख बोल दिया सर। 40,000 जाएगा, फिर 6 लाख जाएगा, 40,000 जाएगा, फिर 60,000 जाएगा। क्लियर है यहां तक? जब जब जो डिवेंचर रिडीम होंगे तब तब उतना उतना जनरल रिजर्व जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए, नो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड फॉर डिवेंचर इशूड बाय। सर लिस्टेड नहीं बनाती और एक बैंकिंग नहीं बनाती, ये सब इनके लिए कोई बात लिखी नहीं है, इन सबको बनानी ही पड़ेगी, इन सबको बनानी पड़ेगी। लिस्टेड और बैंकिंग कंपनी DRR नहीं बनाती, DRI लिस्टेड भी बनाती है, बैंकिंग तब भी नहीं बनाती है। नेक्स्ट, प्रीमियर लिमिटेड issued 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम वो रिडीम 5 ईयर्स के बाद हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड इन DRI में कितना अमाउंट जाएगा? तो प्रीमियम लिमिटेड है सर, अब चाहे इन वो हो आपकी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, 15% बनता है सर। इस प्रीमियम से कोई भी मतलब नहीं है, इस प्रीमियम से बेटा कोई भी मतलब नहीं है। इशू डिस्काउंट पर हुआ हो या प्रीमियम पर हुआ हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नॉमिनल फेस वैल्यू या फेस वैल्यू डिवेंचर देते हैं। 20,000 2,000 है, कितने हैं? 2,000 है, 2,000 20,000 2 लाख, 2 लाख इंटू 15% 30,000 आएगा बेटा। 2 लाख का 15% 30,000 आएगा। ऑप्शन में है क्या? पहले नंबर पर ही है। चलो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपके सामने खड़े आपके अपने राम केशवानी। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और हम शुरू हो चुके हैं। सारे टाइप के जितना पढ़ाया सब है। अमाउंट ट्रांसफर टू DRR इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। सर ट्रांसफर DRR के केस में, DRR तो बनाते ही नहीं है लिस्टेड के केस में, DRR तो बनाते ही नहीं है लिस्टेड के केस में। बहुत बढ़िया। अमाउंट ट्रांसफर टू DRR ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी 10% अभी पढ़ा था ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, इतना बनाकर भी आए। चलो, अमाउंट ट्रांसफर टू DRR इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। सर बेकार है, बिल्कुल फालतू की बात है, अभी भी देख कर आए। SBI वाला क्वेश्चन किया था हमने। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। DRR ही पूछ रहा था ना, DRI तो नहीं पूछ रहे? नहीं सर। मेथड और सोर्स। सर सोर्स तो पता है, प्रॉफिट और कैपिटल और मिक्सिंग। मेथड देखते हैं सर, मेथड 4 थे, हमें याद नहीं रखे थे। ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स इज ऑल्सो मेथड। ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स
इज अ मेथड। ड्राइंग ऑफ लॉट्स ऐसे लिख दूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो घर पर। सी सर एग्जाम में ऐसे मैचिंग आएगी क्या? नहीं बेटा, ऐसे ऑप्शन आएंगे नीचे, सी ए सी, ए सी बी, बी ए सी, डी सी ए, इस टाइप के क्वेश्चन है, एमसीक्यू आएंगे। मैच द फॉलोइंग बनकर आएंगे, मैच द फॉलोइंग का एमसीक्यू बनकर आएंगे। आज बहुत जवान लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। सोर्स तो बेटा प्रॉफिट है और ये आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स है। नेक्स्ट, an unlisted company is redeeming 20,000 8% debentures of 100 each at 5% premium amount of 2 लाख। अनलिस्टेड कंपनी है, डीआरआर बनाएगी तो फर्क नहीं पड़ता वो रिडीम प्रीमियम पर करे या इशू प्रीमियम पर करे। 20,000 का 100 रुपए के हिसाब से 20 लाख की फेस वैल्यू होती है, 2 लाख रुपए को डीआरआर में डालेगी बेटा। 2 लाख को कहां डालेगी? डीआरआर में। अनलिस्टेड कंपनी है, रिडीम करना चाहती है 20,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, अमाउंट ऑफ 3 लाख। सर 20 लाख के डिवेंचर हैं, 15% का डीआरआई बनता है सर, वही होता है 3 लाख। 15% का डीआरआई बनता है, वही होता है हमारा 3 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपनी इशू कर रही है 50,000 10% डिवेंचर 100 रुपए वाले एट 5% प्रीमियम, रीपेबल एट 10% प्रीमियम। ना इससे कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है। जनरल एंट्री बनाओगे तो फर्क पड़ेगा, एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, एक प्रीमियम और रिडेम्पशन है। जब हम इशू वाला चैप्टर करते थे यहां पर कोई मतलब कैलकुलेट प्रीमियम और रिडेम्पशन है ना सर, मतलब है ना सर, मतलब 20,000 इंटू 100 इंटू 10, ठीक है। प्रीमियम और रिडेम्पशन पूछ रहा है आपसे, 20,000 इंटू 100 ए वाले के लिए 20,000, अरे 20,000 कहां है, 50,000 है। 50,000 इंटू 100, इससे बेटा कोई मतलब नहीं है, एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपसे वो पूछ रहा है वो 10%। तो 50,000 इंटू 100 कितना होता है बेटा? 5 लाख। 50 लाख, 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, 5 लाख। 5 लाख रुपए ऑप्शन में है कहीं? हाँ सर ये रहा, चलो यहाँ ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ मैं, सी एंड। अ कंपनी इशूड 50 या 10% डिवेंचर्स ऑफ 5% डिस्काउंट एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम। बहुत बढ़िया, कैलकुलेट प्रीमियम और रिडेम्पशन, सेम क्वेश्चन है। तो 50,000 5%, इसका भी यही हो जाएगा ऑप्शन। भाई कुछ बदलना थोड़ी ना है, कुछ भी नहीं बदलना, सेम है। क्या डिस्काउंट पर इशू हुआ हो पहले, प्रीमियम तो अलग से ही कैलकुलेट होता है, प्रीमियम और रिडेम्पशन तो अलग से होता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स पूछता है तो बेटा ये और ये दोनों जुड़ जाते हैं, पिछले वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनी है जो कि एसेट्स खरीद रही है 11 लाख की और लायबिलिटी खरीद रही है 1,10,000 की। पहले एंट्री करी थी हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश का, शेयर्स में भी और डिवेंचर्स में भी। सन्ड्री एसेट डेबिट होगी सर 11 लाख से और लायबिलिटी क्रेडिट होगी 1,10,000 से। इशू करेगी कंपनी 9% डिवेंचर 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पर, बहुत बढ़िया, और रीपेबल करेगी 5% प्रीमियम पर, बहुत बढ़िया। व्हाट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर, अनलिस्टेड कंपनी है तो फेस वैल्यू का बेटा 10% करेगी। अब आपको यहां लग रहा होगा सर फेस वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, सर फेस वैल्यू अभी पता चल जाएगी। 11 लाख में से 1,10,000 कहेंगे, अमाउंट ड्यू कितना आएगा? 9,90,000। याद है ऐसा फॉर्मूला लगाते थे? जी सर, मैंने बोला था काम भी आएगा। डिवाइड करेंगे सर 100 से या 90 से या 105 से या 95 से। सर इशू प्राइस से, इशू प्राइस आएगी 100 माइनस 10, 90, यानी 9,90,000 डिवाइड बाई 90, 91 जा 90, 9 बचा, फिर 91 जा 90, 9 जीरो हो गया। 11,000 डिवेंचर इशू करेगी ये कंपनी। ये कंपनी 11,000 डिवेंचर इशू करेगी, यानी ये लिखेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। 11 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करेगी तो 11 लाख के हिसाब से ही 11,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू 11 लाख, और इसी के हिसाब से क्या बनेगा बेटा? DRR। इसी के हिसाब से क्या बनेगा बेटा? DRR। क्या बनेगा मेरे बच्चे? DRR। DRR कितना आएगा? 1,10,000। तो DRR आएगा आपका 1,10,000। तो ऑप्शन इज बी। दूसरा करते हैं सर। अगेन दूसरी कंपनी है 11 लाख रुपए का एसेट ले रही है, 1,10,000 की लायबिलिटी ले रही है, 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू कर रही है 10% प्रीमियम पर, यानी यहां पर ये 11 लाख से 1,10,000 गए, 9,90,000। सेम यही वाला फॉर्मूला बेटा, डिवाइडेड बाई 90 की जगह 110, क्योंकि इस बार इशू प्राइस क्या है? 110, क्योंकि प्रीमियम पर इशू हो रहा है। पिछले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से कराया था। 9,000 डिवेंचर इशू होंगे बेटा, और 9,000 डिवेंचर इशू अगर होंगे, 9,000 डिवेंचर अगर इशू होंगे तो 9,000 का 100 रुपए का फेस वैल्यू है, इनटू DRR पूछ रहा है, DRI पूछ रहा है, DRR पूछ रहा है सर, अगेन 10%। तो 9,000 इंटू 100, 9 लाख इंटू 10%, 90,000 रुपए। 90,000 रुपए सर कहीं है पे आ नहीं रहा है, डी 90,000 जाएगा बेटा इसमें, 90,000 पूरा कैलकुलेट कर आराम से दिखा दिया। इस टाइप के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया, इशू को भी और रिडेम्पशन को भी। एसेट लायबिलिटी वाला भी सर, एक भी आ गया तो बहुत टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करो। अभी 1-2 क्वेश्चन और है इस पर। DRR की
अमाउंट आपको 10%, अगर लिस्टेड कंपनी लिख देता तो कुछ भी फायदेमंद नहीं, निल हो जाता, वैसे तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। चलो बी एंड डी। नेक्स्ट कौन सा बेटा, अनलिस्टेड कंपनी है, फिर दोबारा से इशू कर रही है 30,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, एंड 1/3 ऑफ द अबाउट डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 करो, हाफ करो, डीआरआर जितने भी तुम्हारे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, यानी 30,000 इंटू 100 इंटू 10%, तो 3 लाख आएगा। 3 लाख है क्या ऑप्शन में कहीं? हाँ सर, डी नंबर पर है 3 लाख। बहुत बढ़िया, कहीं आउट ऑफ प्रॉफिट तो नहीं लिखा। अनलिस्टेड कंपनी इशू कर रही है 30,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एंड ऑल द अबाउट डिवेंचर, सेम चेटा 3 लाख का बनेगा यहाँ पे। सर एक ही ऑप्शन हो सकता है क्या दोनों का? हाँ क्यों नहीं, आज के टाइम पे तो चल रहा है, एक एक दो को घुमा रही है सर, दो को क्या, नौ को घुमा रही है। अबे तुम क्या काम हो, तुम 100 को घुमा रही हो, घुमा रहे हो। चलो डी और डी सर, 30,000 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे 10% आएगा सर, 1/3 उससे कोई मतलब भी नहीं है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये डीआरआर टू जनरल रिजर्व के लिए होता है इंपॉर्टेंट, कितने डिवेंचर रिडीम हुए उससे मतलब है। तो यहाँ अगेन डी एंड डी। चलो सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपके सामने खड़े आपके अपने रामकेश वानी। सर क्या किया हमने इसमें? सर डीआरआर कैसे बनेगा? 10% ही बनेगा फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर का, चाहे डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ हो, चाहे रिडीम पार पर हुआ हो, चाहे डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ हो, प्रीमियम पर पार पर रिडीम हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अनलिस्टेड कंपनी है, बहुत बढ़िया, इशू कर रही है 60,000 डिवेंचर, बहुत बढ़िया, 1/3 ऑफ द डिवेंचर, बहुत बढ़िया, आउट ऑफ प्रॉफिट, ये बढ़िया है। इसका मतलब यहाँ 100% से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा, बहुत बढ़िया। अ कंपनी इशू कर रही है 60,000 डिवेंचर ऑफ द अबाउट डिवेंचर्स आर रिडीम फॉर आउट ऑफ प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ये भी किससे बनेगा बेटा? 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। चलो 60,000 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो बेटा 60 लाख आएगा, और 60 लाख का 100% कितना होता है? 60 लाख का 100% कितना होता है बेटा? 60 लाख। 60 लाख है क्या ऑप्शन में कहीं? 60 लाख है क्या ऑप्शन में कहीं? जी सर 60 लाख है ऑप्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक अनलिस्टेड कंपनी फिर दोबारा से एसेट ले रही है 11 लाख रुपए की, लायबिलिटी 1 लाख। सर सेम आ गया क्या? हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। अरे इस बार डीआरआई पूछ रहा है, चलो इस बार डीआरआई पूछ रहा है, डीआरआई हमारे पास पहले से ही है। 11 लाख में से 1,10,000 जाएंगे तो कितना बनेगा? 9,90,000। डिवाइड किससे करें सर? पहले डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो इशू प्राइस कितने आएगी? 90। 11,000 डिवेंचर, 11,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100। 10% लूँ या 15%? सर 15%, क्योंकि डीआरआई की बात कर रहा है, तो 15% हो गया 11,000 इंटू 100, 11 लाख, 1,10,000, 11 लाख, 11 लाख का 15%, 11 लाख का 15%, 1,65,000। कैसे? 11 लाख एकदम 1,10,000 और आधे 55,000, 165, 1,65,000। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन है बी, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि टेंशन ना रहे आपको, क्योंकि दूसरा भी सॉल्व करना। अरे दूसरा का लिख दिया मैंने अभी, चलो दूसरा वाला देखते हैं। अनलिस्टेड कंपनी टुक ओवर द एसेट ऑफ 11 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 1,10,000, सेम बेटा 9,90,000। इशूड एट 10% प्रीमियम, यानी 100 का डिवेंचर जा रहा है 110 में, तो डिवेंचर जाएंगे 9,000। सेम है ना क्वेश्चन वाला। रिडीम 5% प्रीमियम पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। व्हाट अमाउंट ऑफ डीआरआई, तो अगेन सर 15% का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 9,000 का 15% मल्टीप्लाई करेंगे, 9,000, 90,000, 90,000, 9 पंजे 45, 13,500, वो 1,35,000, 1,35,000। तो इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है सी, 1,35,000। दोनों ही बेटा एक डीआरआर से बना दिया क्वेश्चन, एक डीआरआई से दोनों बार फॉर्मूला लगाकर बाकायदा कराया आपको, इशू प्राइस से डिवाइड करवाया है। सिर्फ यहीं पर पूरे डिवेंचर में इशू प्राइस काम में आती है, सिर्फ डिवाइड करने, बाकी जहां जहां डिवेंचर की बात होगी 99.9% आपका फेस वैल्यू काम में आएगा। डिवेंचर भी फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन हो, चाहे कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो, चाहे लमसम मेथड का हो, चाहे इंस्टॉलमेंट मेथड का हो, चाहे डिवेंचर रिडेम्पशन हो रहा हो, कोई भी केस हो, डिवेंचर क्रेडिट या डेबिट अपनी फेस वैल्यू से ही होता है। चलो नेक्स्ट, अरे खत्म गया, टाटा बाय बाय। 2 मिनट समरी बहुत है जरूरी। सर सबसे पहले डीआरआर 10% से बनता है या 15% से? सर 10% से ऑफ ऑल अनलिस्टेड कंपनी। हमारे केस में ज्यादातर अनलिस्टेड कंपनी वाला ही क्वेश्चन आएगा। चलो डीआरआई सर लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों ही कंपनी बनाती है 15% से, पर ये 15% या 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर होना चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर होना चाहिए। ये भी बनाती है सब लिस्टेड एंड अनलिस्टेड 30 अप्रैल को। बैंकिंग कंपनी ना डीआरआर बनाती है बेटा, ना डीआरआई बनाती है।
डीआरआर बनाने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। जितने भी डिवेंचर हमारे आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं एनसीएल और लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर, वैसे हम इसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं अगर बैलेंस दिया हो तो। बहुत बढ़िया। दूसरा, लास्ट में जितने भी डिवेंचर आपने रिडीम किए इस साल के अंदर उसको आप ट्रांसफर करते हो डीआरआर टू जनरल रिजर्व के पास। बहुत खूबसूरत। इसके अलावा डीआरआई की एंट्री बनती है सर डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 15% से 30 अप्रैल को बनाते हो आप ये वाली एंट्री। और फिर बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, जब इसको रियलाइज कराते हो आप। डिवेंचर के केस में परसेंट डिवेंचर डेबिट होता है, प्रीमियम और रिडेम्पशन अगर दिया हो तो वो भी डेबिट होता है, और डिवेंचर होल्डर क्रेडिट होता है, और इस डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट कर देते हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से। इतनी एंट्रीज थी, मैंने सारी की सारी आपको यहाँ लिख दी। एक एंट्री डीआरआर टू जनरल रिजर्व और बनती है बेटा किस केस में? डीआरआर टू जनरल रिजर्व और बनती है किस केस में सर? जब हमने डीआरआर बना रखा हो वो बनेगी जितने आपने डिवेंचर रिडीम किए। तो बेटा टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर से बात करती है, कितने आपके डिवेंचर हैं, और ये बनती है जितने डिवेंचर आपने रिडीम किए, जो मैंने अभी कराया था आपको क्वेश्चन 20 लाख 10 लाख वाला। तो यहाँ तक हमारी पूरी कहानी संपन्न हुई, कंप्लीट हुआ लेक्चर, और अगले लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। और मेरे को वक्त आ गया आपको थैंक यू बोलने का। 1 घंटे के अंदर हमने डिवेंचर रिडेम्पशन सीखा, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं एमएमटी सीरीज के जरिए आपको करवा रहा हूँ। हर मंडे सुबह 11 से 3 बजे तक हमारा इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीएसटी, अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक प्यारी सी क्लास चल रही है हर मंडे को। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।